हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? पेन उसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, कल हमने 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया था आप लोगों का। तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, जहां पर आप लिख रहे थे फटाफट कॉपी करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये सेव हो जाएगा ना अपना। ठीक। चलिए भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। पहला वर्ड क्या है जी? स्पूरियस। क्या है सर स्पूरियस का मतलब? स्पूरियस का मतलब होता है फेक, नकली, जाली। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा जी इसका असली। असली के लिए हमें क्या चाहिए? ऑथेंटिक। ठीक है ना? जो कि इसमें नहीं है, तो फिर मैं यहां लिख देता हूं, लिखो ऑथेंटिक। ऑथेंटिक होता है असली, यानी कि जेन्युइन। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पैरेलस क्या होता है? अनसेफ, जो खतरे से बाहर हो। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, पैरेलस होता है अनसेफ यानी कि खतरनाक। तो डेंजरस भी वही होता है, ये इसका सिनोनियम है। इलेजिटिमेट इज इलीगल, अवैध। इलेजिटिमेट इज इलीगल, अवैध। लिखो। चलो, नेक्स्ट। ये अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला। 21 हो गया। 22, सरप्लस। हाँ जी। तो देखिए, क्या है सरप्लस का मतलब? सरप्लस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमी। और कमी क्या होता है? डर्थ, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्कार्सिटी। ल्यूसेंट क्या होता है जी? ल्यूसेंट होता है चमकीला, जिसको कहते हैं जी ब्राइट। ठीक है। स्क्वेलिड क्या होता है? स्क्वेलिड होता है गंदा सा, फिल्दी, अनटाइडी। और शैलो क्या होता है? शैलो होता है जो गहरा ना हो, नॉट डीप। चलो नेक्स्ट। फो। हाँ जी, क्या होगा जी? फो। फो इज एनिमी, दुश्मन। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कॉमरेड, क्योंकि कॉमरेड क्या होता है? दोस्त। चले, गाइगेंटिक का मतलब
ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा। और इंडोलेंट, लेजी, आलसी। और जुडिशियस, बंदा, वाइज, बुद्धिमान। नेक्स्ट, फॉर्मर का उल्टा क्या होगा जी? लेटर। फॉर्मर होता है पिछले वाला, लेटर होता है बाद वाला, दो में से बाद वाला। ये जो लेटर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो अगर इसका उल्टा ढूंढना है तो इसका उल्टा होता है अर्लियर। ठीक है। लेटेस्ट होता है न्यू, रिसेंट। तो इसका उल्टा क्या होता है जी? इसका उल्टा होता है प्राचीन, एंटीक या एंशियंट। फैटिक क्या होता है? फैटिक होता है टायर्ड। फैटिक होता है एग्जॉस्टेड, यानी कि थका हुआ, टायर्ड। नेक्स्ट, साथ के साथ लिख के चलते रहे ना। कैओटिक। सर जी कैओटिक का मतलब क्या होता है? कैओटिक का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज तरीका, अनऑर्गेनाइज्ड वे, बेकार तरीके से। तो ये इसका हैपेजार्ड सिनोनियम है, इसका मतलब यही होता है ना? तो उल्टा हो जाएगा व्यवस्थित तरीके से, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे। वैलिएंट बंदा कैसा होता है? ब्रेव, बहादुर। और इनक्रेडिबल क्या होता है सर? इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अनबिलीवेबल, यानी कि दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। हो गया। नेक्स्ट, कॉम्प्लासेंट क्या हो जी? कॉम्प्लासेंट होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड, या जिससे हम कहते हैं कंटेंटेड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड। तो वैपिड क्या होगा जी? वैपिड होगा टेस्टलेस। वैपिड इज टेस्टलेस, जिसमें स्वाद ना हो। फ्लिपेंट क्या होगा? फ्लिपेंट होगा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस। कैलस इज क्रूअल, निर्दयी। कैलस इज कठोर, क्रूअल निर्दयी। हार्टलेस, अनकाइंड, जो दयालु ना हो।
नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज एबडक्टेड। हाँ जी, एबडक्टेड का मतलब क्या होता है? किडनैप। तो ये हो जाएगा सिनोनियम। तो उल्टा हो जाएगा, उसको रिलीज कर दिया। एक्विट का मतलब छोड़ दिया उसको, रिलीज कर देना, छोड़ देना। ऑगमेंट का मतलब क्या है जी? ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना। कंसीड मतलब किसी की बात से क्या होना? एग्री होना। एग्री होना यानी कि किसी की बात से सहमत होना, ये होगा कंसीड। नेक्स्ट, अगला है इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन, जो कि एक्सटेम्पर भी यही होता है, विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। तो उल्टा क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार करते हुए। रग्ड सरफेस कैसा होता है? रफ, बहुत ही खुरदरा सा, जिसे हम कहते हैं कोर्स। ग्रेशियस बंदा कैसा होता है? ग्रेशियस बंदा होता है दयालु, यानी कि काइंड। नेक्स्ट, हो गया। अगला, शन मीन्स अवॉइड, किसी चीज से बचना, दूर रहना, अवॉइड करना। इवेड इसका सिनोनियम हो जाएगा बचना, ठीक है। इसका अपोजिट होगा कन्फ्रंट, सामना करना। टू फेस समथिंग, या फेस मतलब चेहरा नहीं है, फेस का मतलब है सामना करना। थ्वाट मीन्स स्पॉइल, किसी चीज को खराब कर देना, बिगाड़ देना, ये होता है थ्वाट, स्पॉइल कर देना। बैनल क्या होता है? बैनल होता है साधारण, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी या कॉमन। ऑर्डिनरी या कॉमन। नेक्स्ट, चर्लिश। चर्लिश कैसा बंदा होता है? जंगली, गवार, जिसे हम कहते हैं इम्पोलाइट, असभ्य। ठीक है जी। नेक्स्ट, अर्डेंट बंदा कैसा होता है? अर्डेंट बंदा होता है जोशीला, जिसे हम कहते हैं पैशनेट, पैशन से भरा हुआ। पैग्मेटिक क्या होता है? काम, यानी कि कूल। अनकॉथ इसका सिनोनियम है इम्पोलाइट, चर्लिश। तो उल्टा क्या हो जाएगा साहब? कर्टेस। कर्टेस का मतलब क्या होता है? पोलाइट, सभ्य।
नेक्स्ट, नाइव क्या होता है जी? सिंपल, सीधा साधा बंदा। क्रेडुलस इसका सिनोनियम है, ये भी सीधा साधा ही होता है, तो उल्टा हो जाएगा कनिंग, चालाक। ऑप्युलेंट कौन होता है जी? ऑप्युलेंट होता है रिच। और कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट होता है मोटा, जिसे हम कहते हैं प्लम्पी या चबी, गोल मटोल। CHUBBY, चबी। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका एब्रप्ट। देखिए, जब आप किसी काम को एब्रप्टली करते हैं तो इसका मतलब है आप उस काम को कैसे करते हैं? सडनली। एब्रप्टली करने का मतलब है सडनली करना, अचानक से। तो उल्टा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करना, ग्रेजुअल। ठीक है जी, सडनली का उल्टा है ग्रेजुअल। नेक्स्ट है वैसिलेट। वैसिलेट मतलब क्या है? वैसिलेट का मतलब है हिचकिचाना, जिसे हम लोग कहते हैं वेवर। वैसिलेट मींस वेवर, हिचकिचाना, ठीक है। या हेजिटेट होना। ये यूमिंग, जिसे हम कहेंगे काइंड। और फेन मतलब प्रिटेंड, बहाने बनाना। फेन करना मतलब प्रिटेंड करना, बहाने बनाना, एक तरीके से बहाने बनाना किसी चीज को लेकर। हो गया। नेक्स्ट, मोनोटोनी। मोनोटोनी क्या होगा जी? अनइंटरेस्टिंग। मोनोटोनस से बना है मोनोटोनी, अनइंटरेस्टिंग है, बोरिंग। सिडेट इसका सिनोनियम है, तो फिर उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। ठीक है। परप्लेक्स्ड क्या होता है जी? परप्लेक्स्ड होता है पजल्ड, जिसे हम कहते हैं कंफ्यूज्ड। और डोरमेंट क्या होता है साहब? डोरमेंट होता है इनएक्टिव, लेजी। हो गया। नेक्स्ट, अगला
वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेस वंस वर्क। तो इलेटेड का मतलब क्या होता है भाई? इलेटेड का मतलब होता है खुश, हैप्पी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड, निराश, सैड, ग्लूमी। रिक्विजिट इज नेसेसरी, जिसको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक। लेटेंट कैसा टैलेंट होता है? हिडन, छिपा हुआ। और फीबल बंदा कैसा होता है? कमजोर, दुबला पतला। फीबल इज वीक, इनफॉर्म, कमजोर। नेक्स्ट, स्टैश होता है सीक्रेट। ये हो गया सिनोनियम गुप्त रूप से, तो उल्टा हो जाएगा ओपन, खुलेआम। डिस्ट्रॉट और वरीड ये आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है। इन दोनों का मतलब है चिंतित होना। डिस्ट्रॉट होना यानी कि किसी चीज को लेकर, वरीड होना, चिंतित होना किसी चीज को लेकर। नेक्स्ट, अगला, पेरेनियल। देखो पेरेनियल रिवर्स कैसी होती हैं? पेरेनियल रिवर्स होती हैं परमानेंट, तो ये इसका हो जाएगा सिनोनियम। और ट्रांजिएंट होता है टेम्परेरी, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। परमानेंट का उल्टा हो जाएगा टेम्परेरी। नेक्स्ट, ओवरवीनिंग कैसा बंदा होता है? ओवरवीनिंग होता है घमंडी, जिसका आंसर होता है हॉटी। ठीक है जी, या जिसे हम कहते हैं एरोगेंट। और इनफिडल बंदा कैसा होता है? डिसलॉयल। डिसलॉयल। हो गया। नेक्स्ट, कोमोशन। सर जी कोमोशन क्या होता है? कोमोशन होता है नॉइज, डिस्टरबेंस। तो इसका उल्टा क्या होगा जी? पीस, ट्रैंक्विलिटी होता है पीस, शांति। शोर शराबे का उल्टा हो जाएगा पीस। स्पोरेडिक कैसे होता है? रुक रुक कर, इरेगुलर, अनियमित रूप से। प्रमोशन तो आसान। इमेंसिपेशन क्या होगा? आजादी, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम। इमेंसिपेशन इज फ्रीडम, आजादी। हो गया। नेक्स्ट, द बॉय कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट फैमिली कैसी होती है? एफ्लुएंट फैमिली होती है रिच, तो उल्टा हो जाएगा
पुअर, ठीक है। डोरमेंट ये मैं करा चुका हूं अभी आपको। डोरमेंट बंदा कैसा होता है? इनएक्टिव, यानी कि लेजी, सुस्त। और रिनाउंड बंदा कैसा होगा? रिनाउंड आदमी होता है फेमस। अ पर्सन हु इज रिनाउंड, इट मींस द पर्सन इज फेमस। नेक्स्ट, विल्ट का मतलब है मुरझाना, तो विदर हो जाएगा इसका क्या सिनोनियम? विल्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? विदर, मुरझाना, ठीक है। वेदर तो मौसम हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा खिलना, ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, यानी कि डेवलप, विकसित होना, है ना। कली मुरझा जाती है, ये खिल जाता है यहाँ पे। इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केट होना। कॉन्फिस्केट करना मतलब जब्त कर लेना किसी चीज को। ठीक है भाई। Next. ये तो अभी कराया था मोनोटोनी वाला। चलिए ये तो हो गया 40 तक, फिर फिनिश हो गया आप लोगों का यहाँ तक, ठीक है ना। मोनोटोनी का उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, ठीक। चलो भाई चेंज कर दो प्रोनाउन वाले इस पे। हम्म। हम्म। चलिए भाई, तो कल यहां तक मैंने करा दिया था आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 तक, हु और हुम लगाना। अब होपफुली आपने इसको सॉल्व किया होगा कल, और सॉल्व किया होगा तो इनके आंसर्स लगाए होंगे।
मैं अब आपको फटाफट इनके आंसर बता देता हूं, तो आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। तो इसमें 13 वाले का आंसर हु होना था, ठीक है। 14 वाले का आंसर भी हो जाएगा, आपने चेक किया होगा इसमें सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करके, इसका आंसर भी हु होना था, ठीक है। और 16 वाले का जो आंसर है वो होना था होम। क्यों होना था, इसका रीजन बताता हूं इसमें। क्योंकि पर्सन जो है वो है S1, आई जो है वो S2, लाइक जो है वो V1 और इज जो है वो V2। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, और इक्वल है तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना था, होम होना था, ठीक है। 17 का आंसर जो है वो हु होगा, 18 का आंसर वो भी हु होगा, और 19 का आंसर जो होगा S1, V1, S2, V2। तो इक्वल हो रहा है, और इक्वल हो रहा तो आंसर क्या होगा, होम होगा। तो ये बराबर बैठने वाला है। सब्जेक्ट और वर्ब कैसे बैठेंगी, बराबर बैठेंगी इसमें, ठीक है। तो ये आपके हु और होम कंप्लीट हो गया। राफेल मेथड ने सब उड़ा दिया यहाँ पर, ठीक। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा विच। सर जी विच कहां लगता है, बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खुद दोनों अपने आप इस्तेमाल होता है जब एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होगा। तो आपने तो बस इतना ध्यान रखना है कि एंटीसीडेंट अगर नॉन लिविंग है तो विच आंसर आ जाएगा। वहां अगर एंटीसीडेंट पर्सन था तो फिर तो आपको देखना पड़ता सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हु या होम, है ना। अब जैसे यहां पर हमारा एंटीसीडेंट है आइडिया, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है जो लाइफ बदल सकता है, ठीक है। तो यहां आइडिया के हिसाब से क्या आ जाएगा, विच, ठीक है जी, नॉन लिविंग। आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। अब एक कार नॉन लिविंग है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इसका, विच। ऐसे ही 4 पेन्स प्लूरल है, वो सॉरी क्या है, नॉन लिविंग। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, आर। क्योंकि 4 पेन्स है ना एंटीसीडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आर हो जाएगा नॉन लिविंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट। तो डिपॉजिट अकाउंट भी नॉन लिविंग है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, विच। एंटीसीडेंट का ध्यान रखना होता है बस। डोनेशन नॉन लिविंग है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, विच। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एंटीसीडेंट देखा। अब जब हमारा एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है तो एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होते ही हमने क्या लगा देना है, विच लगा देना है, हु की तो जरूरत ही नहीं है वहां पर। 6 में देख लो, यहां क्या है एंटीसीडेंट हमारा, एजुकेशन सिस्टम नॉन लिविंग है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा, ठीक है। 7 में चेयर है, नॉन लिविंग है, तो इसका आंसर भी विच। कार है, नॉन लिविंग है, तो इसका आंसर भी विच। लेटर्स है, नॉन लिविंग है, तो इसका आंसर भी विच। तो एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है तो विच होगा। रे कितने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सब में विच आएगा, क्योंकि सारे ही जितने भी क्वेश्चन है सबका एंटीसीडेंट क्या है, नॉन लिविंग है। आंसर, न्यूज, मोमेंट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं देखना, नॉन लिविंग देखना होता है। इसके बाद अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, दैट। अब दैट का क्या काम है, दैट कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो देखो जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो और आपके एंटीसीडेंट में एक तो पर्सन आ जाए और एक नॉन लिविंग आ जाए, एक पर्सन और एक नॉन लिविंग, मतलब दो एंटीसीडेंट हो, एक पर्सन हो एक नॉन लिविंग, या फिर कोई एनिमल हो। नॉन लिविंग नहीं होगा तो फिर एनिमल होगा, बात तय की है, चली जाती है। तब उस कंडीशन में आप दैट का इस्तेमाल करोगे। क्यों, अगर तुमने हु लगा दिया तो पर्सन तो ठीक है बट ये बुरा मान जाएगा, अगर तुमने विच लगा दिया तो फिर पर्सन को बुरा लग जाएगा। तो फिर ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हमने बनाया जो दोनों के लिए आ सकता है, और वो कौन है, दैट। तो पहली कंडीशन तो शर्त ये है दैट की कि दो एंटीसीडेंट होने चाहिए जिसमें एक पर्सन और एक एनिमल या नॉन लिविंग। जैसे कि मोहित एंड हिज काव, तो ये आ गया दोनों, मोहित एंड हिज काव, मोहित और उसकी गाय, जिनको मैंने क्लब के नजदीक देखा था उन्हें वहां से निकाल दिया गया, भगा दिया गया क्लब प्रेमिसेस से, तो दोनों के लिए दैट आ गया। यह बॉय और उसका घोड़ा, जिन्हें मैंने देखा था वो किडनैप हो गए हैं दोनों, तो इसके लिए भी क्या आ गया, दैट आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है दैट की, कि ये द सेम के साथ अपना पेयर बनाता है।
इसका पेयर जो है वो द सेम के साथ बनता है। जब भी आप किसी एंटीसीडेंट से पहले द सेम देखते हो, ठीक है, तो वहां हु हुम विच में से कुछ नहीं आता, सीधा आंसर हमारा क्या आता है, दैट का इस्तेमाल होगा। ठीक, नेक्स्ट, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है। अब यहां भी आ गया द सेम, तो इसका आंसर भी हो जाएगा दैट। दिस इज द पिक्चर, ये वही पिक्चर है ऑफ द सेम पर्सन, तो फिर आ गया द सेम पर्सन से पहले, तो यहां भी दैट। सी में है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के माध्यम से एम्फेसाइज किया जा रहा है तो भी दैट। जैसे द वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट का मतलब क्या है यहां पर, सुपरलेटिव डिग्री, तो इस कंडीशन में भी हम क्या ही लगाएंगे यहां पर, दैट। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो एंटीसीडेंट से पहले फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो इसमें भी हम लगाएंगे दैट। मिस्टर शर्मा मोस्ट लेबोरियस, ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री एंटीसीडेंट से पहले, तो यहां भी दैट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट मदर्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो द बेस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां पर भी दैट। और वर्ब आएगी हैव, क्योंकि यहां पर प्लूरल है। शी इज द ओनली गर्ल, ये वही इसे तो मैं छोड़ दूंगा यहां पर, क्योंकि ये अगले वाले में आएगा, इसे मैं भी यहां पर रोक रहा हूं। ये इसके लिए नहीं था, ये इसका एग्जाम्पल नहीं था, ये आगे वाले के लिए आएगा। ठीक है भाई। अब द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, इन सब के बाद भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो द फ्यू आ गया, इसके बाद भी हम दैट लगाएंगे। द लिटिल, इसके बाद भी दैट आता है। ठीक है जी। द ओनली, इसके बाद भी दैट। जब ये सब आ जाते हैं तो इनके बाद फिर एंटीसीडेंट चाहे कुछ भी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, दैट का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगला है हुज। तो वो जो दैट था, मैंने आपको कंडीशंस बताई कि एक पर्सन और एनिमल होना चाहिए, या तो इस शर्त में आएगा, या फिर एक नॉन लिविंग होना चाहिए पर्सन की जगह, सॉरी एनिमल की जगह, तब भी हो जाएगा। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, द ओनली, द लिटिल और द फ्यू, तो जब भी ये एम्फेसाइज करेंगे तभी आप दैट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अगला है हुज। हुज को आसानी से समझने के लिए बस एक बात समझ लीजिए कि जैसे आई नाउन्स के साथ नहीं आ सकता, आई की जगह माई आता है अधिकार दिखाने के लिए, वैसे ही हु हुम विच दैट ना लगा के आप हुज का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको नाउन पर क्या दिखाना होता है, पोजेशन, अधिकार। ठीक है जी। क्या दिखाओगे, अधिकार। तो हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या शो करता है, पोजेशन। बस इस बात को ध्यान में रख लो। हु, होम, विच और दैट, ये कभी भी अधिकार नहीं दिखाते। ठीक है। ये पोजेशन शो नहीं करते, ये पोजेशन अकेला शो करता है। तो जैसे उसने कहा ये वो लड़का है जिसके फादर, तो लड़के का फादर पर अधिकार, हुज फादर। ये वही स्टूडेंट है जिसका भाई, तो जिसका भाई मतलब हुज ब्रदर, ब्रदर पर उसका अधिकार स्टूडेंट का। वो किसान जिसका बड़ा बेटा, तो किसान का बड़ा बेटा, हुज एल्डेस्ट सन, तो सन पर फार्मर का अधिकार। ठीक है भाई। तो ये हमने कौन से प्रोनाउन पढ़े थे, आप मुझे बताना जरा जल्दी से फटाफट। ये हमने पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके चैप्टर का। ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत बड़ा नहीं है या बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जाम में तंग करता है, बस एक छोटी सी बात है। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज टू ले स्ट्रेस, ये है इंपॉर्टेंट, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जोर डालने का काम करते हैं, जोर डालने का काम करते हैं किसी नाउन पर, किसी सब्जेक्ट पर जोर डालने का काम करते हैं। किस पर, सब्जेक्ट पर। ठीक है। माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर, ये सारे, इनको लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो कहीं और किसी सिचुएशन में होते हैं। कैसे, ध्यान से देखना जरा। जब किसी सब्जेक्ट पर जोर डाला जाएगा, जैसे उसने कहा ही हैज टू डिसाइड हिज फ्यूचर, उसे अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। लेकिन हमने कहा ही हिमसेल्फ, उसे खुद, मतलब किसी और को नहीं,
ही को खुद, तो ये हिमसेल्फ ही को एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसे हम यहां पर क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे साहब, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने, तो माई सेल्फ को हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर ये देमसेल्फ जो है एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये एम्फेसाइज करने वाले जो वर्ड हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यू कह लो कि जब भी किसी सब्जेक्ट के बाद सेल्फ या सेल्व्स वाले शब्द आएंगे, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेगा कोई इन्हें, अरे इन्हें कोई उस समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कह सकते आप इन्हें, ठीक है भाई। इन्हें क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे इन्हें, क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये था एम्फेटिक प्रोनाउन जो कि इजीली, ये रहा जैसे अभी यहां वी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को इसने क्या किया होगा, एम्फेसाइज किया यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है जी। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव नहीं करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। पहले दूसरा टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि कोई भी चीज कंफ्यूजन में नहीं लाना चाहता मैं आपके, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझते आए हैं वैसे ही। हम्म, चलो ये करूंगा, हाँ ये करेंगे हम पहले। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सर जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स अ नाउन, किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं या बहुत सारे नाउन की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इफ दीज वर्ड्स, अच्छा अब इनकी एक खास बात ध्यान से देखना क्या है, देखो यहां पर देखो, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इनके बाद आता है नाउन तो ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनके बाद नाउन आ गया। लेकिन अगर इनके बाद आती है सीधी सीधी वर्ब तो इन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले तो इन दोनों में फर्क समझ लो क्या है। अगर दिस, दैट, दीज, दोज इनके बाद नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर इनके बाद वर्ब आती है तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस एंड दैट सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, दीज और दोज प्लूरल की तरह यूज होते हैं। दिस और दीज इनका इस्तेमाल पास की चीज के लिए होता है, और दैट और दोज इनका इस्तेमाल दूर की चीज के लिए होता है। मान लो मैंने कहा दिस, तो दिस मतलब पास की चीज, दूर की चीज। दीज नजदीक की बहुत सारी चीजें, दोज दूर की चीजें, ठीक है। तो दैट और दोज दूर की चीजों के लिए होता है। ये वाली लाइन जो है ये बड़ी कीमती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर ओरिएंटेड है, पेपर में आती है। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं साहब, दैट का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन रोकना होगा, ठीक है। और अगर हमें प्लूरल का रोकना होगा तो प्लूरल का रोकने के लिए क्या लगाएंगे, दोज, ठीक है जी, दोज का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, शिमला का क्लाइमेट इज कूलर देन, ठंडा है दिल्ली के क्लाइमेट से, तो बेटा देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ का मतलब है दिल्ली का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट सिंगुलर है तो सिंगुलर का रिप्लेसमेंट किससे होना है, दैट से, ठीक है जी, दैट ऑफ दिल्ली। हरिद्वार की गलियां, स्ट्रीट्स ऑफ हरिद्वार,
ठीक है जी, हरिद्वार की गलियां चौड़ी हैं देहरादून की गलियों से, तो देन दोज ऑफ, क्योंकि अब आप स्ट्रीट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीट्स को अवॉइड कर रहे हैं प्लूरल से, है ना। कनाडा की जीडीपी, तो जीडीपी सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा दैट ऑफ। सिंगुलर में दैट ऑफ और प्लूरल में दोज ऑफ, ठीक है जी। आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन साहब? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बस यही था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। फिर आता है इसके बाद, अब हम उठाएंगे यहां से ये वाला, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है जी। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं देखो जरा। ये है हमारे पास चार वर्ड, क्या है? चार वर्ड हैं। कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है सम, एनी, एवरी, ये वाई यहां पर लगा हुआ है ना, एवरी, और नो, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने इनके साथ तीन सफिक्स डाले, बड़ी, बॉडी नहीं बोलेंगे सब, बड़ी, वन और थिंग, हाँ थिंग अगले वाले में है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास चार वर्ड जिनके तीन सफिक्स हो गए, और इनसे हमने प्रोनाउन तैयार किए। तो जब आपने सब में बड़ी लगाया, क्या बना? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। वन लगाया, समवन, एनीवन, एवरी, नो। थिंग लगाया, समवन, एनी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो ये ऐसे ऐसे करके आपके प्रोनाउन तैयार हो गए यहां पर। अब इनके बारे में डिस्कशन, ये तो मैंने बताया बनते बने कैसे ये। इंडेफिनिट प्रोनाउन, somebody, anybody, nobody, everybody, someone, everyone, no one, anyone, ये डिनोट करते हैं किसी व्यक्ति को। किसको डिनोट करते हैं साहब? ये डिनोट करते हैं किसी व्यक्ति को, पर्सन को। और ये प्रोनाउन जो होते हैं ये सारे सिंगुलर होते हैं नेचर में, इसीलिए इनके साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव हिज, और हाँ इनके साथ कौन सा एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है? हिज का, क्योंकि वो पर्सन को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल, एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर हिज नेशन, अपने राष्ट्र के लिए। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए देयर नहीं आएगा, क्योंकि पर्सन है इसीलिए इट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। नोबडी मेंशन, किसी ने भी अपना नाम बुकलेट पे मेंशन नहीं किया, हिज नेम, तो नोबडी पर्सन है, पर्सन के लिए हिज, सिंगुलर। एवरीवन कैन सॉल्व दिस पजल इफ ही, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए ही, इफ ही ट्राइज अगेन एंड अगेन। इफ somebody comes, अगर कोई आता है तो तुम उसे इंतजार कराओगे, तो somebody सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा यू विल मेक हिम वेट आउटसाइड, ठीक है, ये नहीं है यहां पर। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, किसको डिनोट करते हैं? थिंग वाले, नॉन लिविंग को। और ये सिंगुलर होते हैं नेचर में, इसीलिए इनके साथ भी कैसी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है साहब? इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में एवरीथिंग हैज, मैंने हैज क्यों लगाया? क्योंकि एवरीथिंग क्या है बच्चों यहां पर? सिंगुलर, और नॉन लिविंग है तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी, हर किसी चीज का अपना ही सौंदर्य होता है। समथिंग इज देयर, कुछ तो है वहां तो इसे सर्च करो, तो नॉन लिविंग है तो इट। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हम कीमती वाला करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वन। वन के बारे में खास बात क्या है कि वन जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करता है तो इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है? वंस, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या हो जाता है? वन सेल्फ। यही दो बातें पेपर में आपसे पूछता है, ठीक है। जैसे कि पहले एग्जांपल में उसने कहा वन शुड डू
वंस ड्यूटी, अगर सब्जेक्ट वन है तो एडजेक्टिव रहेगा वंस, वन सेल्फ, अपने आप करना चाहिए। वन शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वंस कंट्री, यानी कि अपने देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। वन, अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, कई बच्चे क्या देखते हैं, जैसे ही उन्हें वन मिलेगा वंस ठोक देंगे, बट देखना भी पड़ता है। अब उसने कहा लड़कियों में से एक लड़की, तो आंसर तो हो जाएगा हैज, लेकिन यहां पर क्या होगा, हर वर्क, वंस वर्क मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में मैंने दे रखा है वंस हर देयर हर सेल्फ, ठीक है, तो ये नहीं करना। अगर मैं यहां कह दूं लड़कों में से एक, तो बॉयज में से एक बॉय होगा, तो फिर हिज वर्क हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऑफ द गर्ल्स हटा दे, ये हटा दे, सिर्फ वन अकेला, जब वन अकेला आएगा तभी वंस आएगा, ये नहीं कि आगे पीछे कुछ दे रखा है, आगे कुछ दे रखा है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो यहां गर्ल्स में से एक है, तो इसीलिए हर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां तक ही रखेंगे आज प्रोनाउन में, कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल इस चैप्टर को हम कर देंगे फिनिश, प्रोनाउन, और कल मैं दे दूंगा इसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद नया चैप्टर लेंगे, क्वेश्चंस पहले कराऊंगा प्रैक्टिस इसकी, ठीक है, जैसे हर चैप्टर की कराई है। और नया चैप्टर कौन सा लेंगे, वो तो हम कोई सा भी उठा लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, अब तो लगभग खत्म करने की तरफ है। हाँ, इसके बाद हम एक चैप्टर लेंगे, आता है पेपर में, छोटा सा है, जल्दी फिनिश हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, क्वेश्चन टैग कराऊंगा, तो एक चैप्टर और फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद ही इसी हफ्ते में जहां तक चांसेस है एक चैप्टर आपका और फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन टैग मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे। ये अपना नोट्स बना लेना, पीडीएफ डलवा दूंगा, और एंटोनियम्स वो रिवाइज करते रहना, 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 40 हो गए हैं, ठीक है, बाकी कल फिनिश करेंगे। तो चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।